जम्मू कश्मीर बैंक के रिक्रूटमेंट को लेकर एक मामला जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट में जो रिट पिटिशन दायर की गई थी उस पे पहले जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर में ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर बैंक जो नया रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर रहा है उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक उन्होंने शेयर करना था, उसके ऊपर रोक लगाई गई थी। हाई कोर्ट ने स्टे दिया था और ये कहा था कि आप फिलहाल जो हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक शेयर ना करें, लेकिन अब जो नया ऑर्डर 26 तारीख को जो हेयरिंग हुई उसके बाद जो नया ऑर्डर आया है उस ऑर्डर में ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो लिंक अब ओपन कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो शुरू कर सकता है, लेकिन कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट यानी कि वो लोग जो जम्मू कश्मीर बैंकिंग एसोसिएट या प्रोबेशनरी ऑफिसर्स लग जाएंगे, वो जो फाइनल लिस्ट है वो जम्मू कश्मीर बैंक तब तक इशू नहीं करेगा जब तक ये मामला कोर्ट में सुलझ नहीं जाता। फाइनल लिस्ट एक तो इशू नहीं की जाएगी, पब्लिश नहीं की जाएगी, नहीं बनाई जाएगी और साथ ही में पहले कोर्ट से ऑर्डर लिए जाएंगे फाइनल लिस्ट पब्लिश करने से पहले, अगर मामला तब तक भी हाई कोर्ट में रहा तो। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नया ऑर्डर आया है इसमें क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई। पहली इंपॉर्टेंट बात, जो पिछली बार जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था उसमें जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने एक तो ये स्टे दिया था जो अब इस नए ऑर्डर के बाद विकेट हो चुका है। दूसरी बड़ी बात की जो पिटिशनर्स थे उन्होंने ये मामला क्योंकि हाई कोर्ट में उठाया था तो रिस्पोंडेंट्स का ये कहना था कि बैंक जो है जम्मू कश्मीर बैंक वो आर्टिकल 12 के तहत स्टेट कंसिडर नहीं होता, इसीलिए रिट पिटिशन की ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती। तो आज ये जो ऑर्डर आया है उसमें वो भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिली। जो रिस्पोंडेंट्स हैं इसमें एडवोकेट जनरल जो थे डीसी रैना वो भी हियरिंग में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो एक स्टेट है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक एक स्टेट है। इसके लिए उन्होंने इसे आर्ग्यू करने के लिए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 12 के अंदर आने का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता, क्योंकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने 22 नवंबर 2018 को ये कह दिया था कि जम्मू कश्मीर बैंक एक पब्लिक अथॉरिटी है। जम्मू कश्मीर बैंक क्योंकि आरटीआई के अंडर भी आता है और साथ ही में जो सीवीसी गाइडलाइंस है वो भी सैक के उस डिसीजन के बाद जम्मू कश्मीर बैंक के ऊपर एप्लीकेबल हो गई। साथ ही में इस बैंक को जो है अकाउंटेबल बनाया गया स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, तो इसीलिए जो जम्मू कश्मीर बैंक है उसे स्टेट कंसीडर किया जाए। उन्होंने एक फोटोकॉपी भी उस कम्युनिकेशन की जो है वो कोर्ट में पेश की, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और सीईओ को लिखी थी, जिसमें उन्हें ये कम्युनिकेट किया था कि सैक ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने क्या डिसीजन जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर 22 नवंबर 2018 को लिया। ये मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इसमें ये कहा गया था, पहली बात तो ये कि जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड को जेएंडके आरटीआई एक्ट के अंडर लाया गया, जैसा कि और किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में होता है। साथ ही में सीवीसी गाइडलाइंस भी जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है उसी तरीके से जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड के ऊपर भी एप्लीकेबल हो गई। उसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक को अकाउंटेबल बनाया गया स्टेट लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल जम्मू कश्मीर बैंक को अकाउंटेबल बनाया गया, यानी कि उनकी अकाउंटेबिलिटी स्टेट लेजिस्लेचर को है। और ये कहा गया कि जितनी बाकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो बैंक्स है बाकी पूरी कंट्री में नेशनल लेवल पे जिस तरीके से वो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है, वैसे ही जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल है। ये कंपैरिजन ड्रॉ किया गया और उसे अकाउंटेबल बनाया गया। उसके अलावा पॉलिसी फॉर्मुलेशन को डिसीजन मेकिंग को लेकर ये साफ तौर पर कहा गया कि जम्मू कश्मीर बैंक में जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी या पॉलिसी फॉर्मुलेट करना होगा या कोई पॉलिसी बनानी होगी, उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर बैंक जो है उसे पब्लिक अथॉरिटी करार किया गया, उसे जम्मू कश्मीर आरटीआई एक्ट के तहत लाया गया और ये कहा गया कि बिजनेस ऑपरेशंस की जहां तक बात है उसे एक तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रेगुलेट किया जाएगा। उसके अलावा आरबीआई और सेबी और बाकी जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है जम्मू कश्मीर बैंक को भी रेगुलेट किया जाएगा। तो इससे ये साफ हो गया कि पहले जो फिरदौस अहमद टांकी केस था, फिरदौस अहमद टांकी वर्सेस जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड, जो 2006 में फुल बेंच का डिसीजन आया था, जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो ना ही एक स्टेट है ना ही स्टेट की कोई इंस्ट्रूमेंटैलिटी है, इसीलिए जम्मू कश्मीर बैंक पर रिट पिटिशन की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। ये जो है अब जम्मू कश्मीर बैंक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि सर्कमस्टांसेस बदल चुके हैं और स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन के ही एक डिसीजन से जो है जम्मू कश्मीर बैंक को पब्लिक अथॉरिटी बना दिया गया है।
उसके अलावा उन्होंने कहा कि अब एडवोकेट जनरल ने ये आर्ग्यू किया कि क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब कैट आ चुका है, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट आ चुका है, और क्योंकि ये मामला रिक्रूटमेंट को लेकर है, इसीलिए सेक्शन 2, सेक्शन 14 और सेक्शन 28 के तहत जो है हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इस मामले में नहीं बनती। अगर ये पिटिशन फाइल होनी है तो ये कैट में फाइल होनी चाहिए थी, ये उन्होंने कहा। इस पर जो है जो बाकी पिटिशनर्स हैं उन्होंने समय मांगा है आर्ग्यू करने के लिए। उसके अलावा जो जहांगीर इकबाल जो कि पिटिशनर्स की तरफ से पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाई कोर्ट में, उन्होंने भी बहुत सारे सबूत पेश किए ये इंश्योर करने के लिए कि जम्मू कश्मीर बैंक को जो है वो स्टेट माना जाए। लेकिन वहां ऑलरेडी क्योंकि एडवोकेट जनरल कह चुके थे कि जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो एक पब्लिक अथॉरिटी है, तो इसमें डिटेल में जाने की जरूरत फिलहाल नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां तक बात है कैट की एप्लीकेबिलिटी का, उस पर जस्टिस मागरे ने कहा है कि अभी प्रिमा फेसी ये नजर आ रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट की गई है एडवोकेट जनरल के द्वारा कि जो जम्मू कश्मीर बैंक का ये जो मसला है ये कैट के जुरिस्डिक्शन में आता है, सेक्शन 14 को कोट करके कहा गया है, तो ये अभी मुझे लग रहा है कि सही नहीं है। इट इज नॉट सपोर्टेड बाय सेक्शन 14 ऑफ कैट एक्ट। लेकिन इस मामले में जो ऑर्डर्स हैं वो रिजर्व किए गए हैं, यानी कि ये मामला क्या हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहेगा या कैट के पास जाएगा, इन ऑर्डर्स को अभी रिजर्व किया गया है। इस पर कोई फैसला अभी नहीं सुनाया गया है। इसके बारे में कहा गया है कि बाद में एक डिटेल्ड ऑर्डर में इसके ऊपर भी जो है चर्चा की जाएगी। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि मेन चीज जो रिस्पोंडेंट्स ने यानी कि जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से जो कोर्ट पे पेश हुए, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि अभी जब से ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रुका है, बैंक सफर कर रहा है क्योंकि उनके पास स्टाफ नहीं है। जिन पोजीशंस को एडवर्टाइज किया गया है क्योंकि उनके ऊपर सफिशिएंट स्टाफ मौजूद नहीं है, इसकी वजह से बैंक जो है एडिक्वेट बैंकिंग सर्विसेज अपने कस्टमर्स को नहीं पहुंचा पा रहा। उसके अलावा लॉस हो रहा है जम्मू कश्मीर बैंक को, कस्टमर कॉन्फिडेंस वो बैंक खो रहा है, इसके ऊपर भी कोर्ट को सोचना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है डायरेक्शन पास की कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा कि कोर्ट का ध्यान इस तरफ भी आया कि पिटिशनर्स के इंटरेस्ट का तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन साथ ही में ये भी ध्यान रखना है कि जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उन्हें किसी तरह की इनकन्वीनियंस ना हो, और साथ ही में जो बैंक है बैंक के इंटरेस्ट का ख्याल रखना भी जो है वो भी कोर्ट को ख्याल रखना है। इसलिए कोर्ट ने ये एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं इस ऑर्डर के, मैं आपको बता दूं कि द कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट इंटरेस्ट ऑफ द बैंक और ऑफ paramount importance and that delay in registration of candidature by the prospective candidates may prolong the selection process which may be injurious to the interests of the bank। यानी कि अगर इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को और डिले किया जाता है तो ये बैंक के लिए हानिकारक होगा, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हानिकारक होगा, इसीलिए इसे ज्यादा देर तक प्रोलॉन्ग नहीं करके रखा जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अभी क्या ये रिट पिटिशन जो है हाईकोर्ट में रहेगी, कैट में जाएगी, इसके ऊपर कोई फैसला नहीं दिया गया, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि जिन लोगों ने ये पिटिशन दायर की है उनके इंटरेस्ट का भी ख्याल रखा जाए। लेकिन यहाँ पर एक और जो सिग्निफिकेंट बात इस ऑर्डर में आखिर में कही गई है वो ये है कि पिटिशनर्स ने केवल सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था, उनकी सिलेक्शन हुई नहीं थी, यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, अभी उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी। लॉ ये कहता है कि mere participation in the recruitment process does not confer any right of appointment on a candidate। तो इसीलिए ये कोर्ट ने कहा है कि आप अगर केवल किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस पोजीशन के लिए आप हकदार बन गए कि अब आप ही उस पोजीशन में जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि हमारा ओपिनियन ये भी कहता है कि जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स यानी कि जो आने वाले दिनों में नई नोटिफिकेशन के तहत अप्लाई करेंगे, जब वो नई नोटिफिकेशन के तहत सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेंगे, चाहे वो प्रोसेस किसी हद तक कंप्लीट क्यों ना हो जाए, उसके बाद उनका भी कोई राइट नहीं बनता कि उन्हें उस सिलेक्ट पोजीशन के लिए जो है उनकी अपॉइंटमेंट की जाए। अल्टीमेटली जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा क्या वो पिछली एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर होगा या वो जो नई एडवर्टाइजमेंट है उसके बेसिस पर अपॉइंटमेंट होगी, ये डिपेंड करेगा कि कोर्ट की जजमेंट आखिर में क्या कहती है। यानी कि जब सारी हियरिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी, जब हाई कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी, तब ये मालूम चलेगा कि क्या अपॉइंटमेंट जो पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो चुका है उसके बेसिस पर होगी, यानी कि पिछली एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा,
या फिर जो नई सिलेक्शन प्रोसेस अब शुरू करने के लिए कह दिया गया है उसके बेसिस पर अपॉइंटमेंट होगी। तो ऐसा कोर्ट का कहना है कि ये डिपेंड करेगा कि फाइनल जजमेंट इस केस में क्या होती है, लेकिन तब तक नए प्रोसेस के ऊपर कोई भी रुकावट अब नहीं है, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिर अब बैंक को कह दिया गया है कि आप शुरू कर सकते हैं, आप नया सिलेक्शन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। नई एडवर्टीजमेंट के तहत आप प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को कह सकते हैं कि वो अप्लाई करें, सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बने। और लेकिन उसके बावजूद भी जो एक लाइन लिखी गई है उसमें कहा है कि डिसीजन यानी कि सिलेक्शन लिस्ट जो है वो तब तक नहीं आएगी जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं देता और जब तक इस पूरे मसले का हल नहीं बनता। यानी कि बिल्कुल बैलेंस्ड ऑर्डर है। इसमें ये कहा गया है कि जो पिटिशनर्स हैं उनके इंटरेस्ट का भी ख्याल रखा जाएगा, बैंक के इंटरेस्ट का भी ख्याल रखा जाएगा, जो नए कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके इंटरेस्ट का भी ख्याल रखा जाएगा। नए सिलेक्शन प्रोसेस को शुरू करने के लिए इजाजत दे दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि सिलेक्शन लिस्ट तब तक नहीं आएगी जब तक इस मामले का हल नहीं निकल जाता, जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाती। और जो सिग्निफिकेंट बात कही गई है वो ये है कि आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अगर हिस्सा लेते हैं, इससे आपका अधिकार नहीं बन जाता, आपका हक नहीं बन जाता कि आपको उस पोस्ट पर अपॉइंट होना ही होना है। ये दोनों लोगों के लिए दोनों तरीके के लोगों के लिए कहा गया है, जो पिछले एडवर्टीजमेंट के तहत अप्लाई कर चुके हैं और उन लोगों के लिए भी जो अब इस फ्रेश नोटिफिकेशन के तहत अप्लाई करेंगे। इसीलिए डिसीजन क्या लिया जाता है ये इस जजमेंट पे डिपेंड करता है। फिलहाल इस ऑर्डर में यही कुछ कहा गया था।